हिंद। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था, लास्ट क्लास में हमने आदिकाल की समस्त रचनाओं से अभिप्राय यह है कि जो वनडे टेस्ट की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं उनका हम अध्ययन कर चुके थे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदिकाल यानी उनकी रचनाओं और रचनाकारों से संबंधित कुछ जो विशेष तथ्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन्हें लेकर आज आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आदिकाल का दोहरा नामकरण किसने किया। अगर ये प्रश्न आता है तो आदिकाल का दोहरा नामकरण शुक्ल जी के द्वारा किया गया। उन्होंने अर्थात शुक्ल जी ने पूरे हिंदी साहित्य जगत को 4 भागों में बांटा: वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्यकाल, यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो दोहरा नामकरण का श्रेय शुक्ल जी को जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, जबकि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ ले कि अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का काल किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, और अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। शुक्ल जी ने मिश्रबंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा। मिश्रबंधु विनोद इतिहास ग्रंथ है जो कि मिश्रबंधुओं के द्वारा लिखा गया। हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। हालांकि शुक्ल जी ने इससे पहले लिखे गए ग्रंथ यानी कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज और गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया इस्तवार दलित्वेतर एंदु हिंदुस्तानी, इन दोनों को ही व्रत संग्रह कहा। लेकिन मिश्रबंधु विनोद को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा, तो ये इंपॉर्टेंट था। और मिश्रबंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। मिश्रबंधु की एक अन्य रचना है हिंदी नवरत्न, जिसमें कुल 10 कवि हैं। कई बार प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि हिंदी नवरत्न में कुल कितने कवियों का वर्णन है। तो जब भी बात की जाए कि हिंदी नवरत्न में कुल कितने कवि हैं, तो 10 कवि हैं। हालांकि नवरत्न में 9 की बात कही गई है, लेकिन वहाँ त्रिपाठी बंधु के नाम से 2 कवियों का वर्णन है, भूषण और मतिराम। अब आदिकाल के बाद हम आ जाते हैं अपभ्रंश साहित्य में। अपभ्रंश साहित्य को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। छठी सदी में जोइंदू के द्वारा दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। जोइंदू अपभ्रंश साहित्य में हमने पहले रचनाकार के रूप में पढ़े, जिनकी योगसार और परमात्मा प्रकाश रचना है, और इन्होंने सबसे पहले दोहा छंद का प्रारंभ किया। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू की महत्वपूर्ण रचना हमने पैमचरू के रूप में पढ़ी थी, जो कि उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरी की। बिल्कुल अगला पॉइंट भी यही है कि पैमचरू को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कौन है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास, क्योंकि स्वयंभू ने पैमचर्यू की रचना की इसलिए वाल्मीकि कहा जाता है, और इनकी अगली रचना थी अड़य कुमारचर्यू, जिसके आधार पर इन्हें व्यास कहा जाता है, क्योंकि उसमें महाभारत का वर्णन था। पुष्पदंत मूलतः शैव थे, किंतु अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए। पुष्पदंत वही है जिन्होंने 63 महापुराण गुणकार लिखा, क्योंकि ये शैव अर्थात शिव के भक्त थे, लेकिन इनके आश्रयदाता यानी जो जिन राजा के आश्रय में रहते थे, उन आश्रयदाता ने कहा कि आप जैन धर्म को स्वीकार कीजिए, तो उन्होंने शैव को छोड़ करके जैन धर्म को अपना लिया। डॉक्टर भयाड़ी ने पुष्पदंत को या पुंस्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा। अक्सर प्रश्न पूछ लेता है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? ये डॉक्टर भयाड़ी ने कहा था। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को भाखा की जड़, भाखा अर्थात भाषा के लिए भाखा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भाखा की जड़
शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को कहा। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। धनपाल की एक महत्वपूर्ण रचना भविष्यत कहा के नाम से हम पढ़ चुके हैं, जिसमें धनपाल ने गृहस्थ जीवन और गृहस्थ जीवन अर्थात बहुविवाह के दोषों का वर्णन किया है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने अब्दुल रहमान की भाषा को संक्रांति काल की भाषा कहा है तथा संदेश रासक प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। अब्दुल रहमान की भाषा से अभिप्राय संदेश रासक की भाषा से ही है। संदेश रासक की जो भाषा है वो अपभ्रंश और आदिकाल यानी कि जो आदिकाल का महत्वपूर्ण साहित्य में मिलता है रासो साहित्य, उसके मध्य की भाषा है, इसीलिए इसे संक्रांतिकालीन भाषा कहा। किसने? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। मुनि राम सिंह अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं, जिनकी रचना हमने पहाड़-दौड़ा के रूप में पढ़ी। वो अपभ्रंश में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं और हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, जिनकी रचना हेमचंद शब्दानुशासन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। भविष्यत कहा, जो कि धनपाल की रचना है, को पाश्चात्य विद्वान विंटरनित्ज ने रोमांटिक महाकाव्य कहा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भविष्यत कहा है उसमें बहुविवाह के दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है, तो उसे क्या कहा? रोमांटिक महाकाव्य कहा। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्यों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको एक चीज़ और फिर से स्पष्ट कर दूं कि मैं सिर्फ वनडे टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं, हालांकि टीजीटी बीजीटी में भी हम एक फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, इन चीज़ों का विस्तृत अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये सिर्फ फास्ट रिवीजन क्लासेस हैं। तो चलिए सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात कर लेते हैं। मुनि अद्वैज वज्र ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा है। अक्सर एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि संध्या या संध्या भाषा किसकी है, तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है और ये किसने कहा? अद्वै वज्र ने कहा, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने आलो आधारी भाषा कहा, यानी कि अंधेरे में उजाला देने वाली भाषा। सरहपा ने किसी सर, अब मैं आपको यहाँ पे अगर भाषा विज्ञान की बात करूँ तो देखिए भाई, जो ये वाला सर है, यानी जो इसको हमने लिखा है आगत सा से, इस सर का अर्थ होता है तीर, लेकिन सरहपा को लिखा गया इस सा से, तो ये माना जाता है कि इस सर का ये तद्भव रूप है और इसका अर्थ क्या है? तीर। हालांकि अगर भाषा विज्ञान को हम पढ़ेंगे तो इस सर का अर्थ होता है तीर और इस सर का ये सर होता है हमारा सरोवर यानी कि तालाब का पर्यायवाची, लेकिन तीर का तद्भव रूप भी सर माना जाता है। तो एक तीर बनाने वाली लड़की थी, सर बनाने वाली लड़की थी, जिससे सरहपा ने विवाह कर लिया, इसीलिए वो सरहपा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सरहपा सिद्ध में सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म जो कि सहजयान के बाद वज्रयान, वाम मार्गी आदि धाराओं में बटा, तो उसमें जो सहजयान का प्रवर्तक किया गया वो सरहपा के द्वारा किया गया और डॉक्टर बी भट्टाचार्य यानी विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसने माना है, तो बी भट्टाचार्य, और कई बार इनका नाम मिल जाता है बी तोष या बी टी भट्टाचार्य, और पूरा नाम है विनयतोष भट्टाचार्य। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि सरहपा जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु सवरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण सवरपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्ध साहित्य में हमने सरहपा के बाद महत्वपूर्ण राइटर सवरपा को पढ़ा था, जो कि जाति से तो क्षत्रिय थे लेकिन सवरों यानी शूद्रों की तरह रहते थे, इसीलिए सवरपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और जिन्हें हम कन्हपा के नाम से जानते हैं उनका नाम कृष्णपा था, लेकिन उनका जो रंग था वो कृष्ण वर्ण यानी कि सावले अर्थात काले रंग के थे,
इसीलिए वो कृष्णपा और कढ़ैपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे बढ़ते हैं नाथ साहित्य की ओर। नाथ साहित्य नाथ संप्रदाय में षटचक्र भेदन वाला योग मार्ग व हठयोग साधना प्रणाली गोरखनाथ की देन है। षटचक्र भेदन अर्थात ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में सारी क्षमताएं, पूरी ऊर्जा कुंडलिनी पर है और हमें 6 चक्रों का भेदन करके अपनी क्षमता को शून्य या ज्ञान चक्र पर ले जाना है। और ये कैसे हो सकता है? ये योग मार्ग या हठ मार्ग साधना प्रणाली से किया जा सकता है। और इसका प्रवर्तन किसने किया? ये जो देन है, ये जो हठ योग परंपरा है या षटचक्र भेदन परंपरा थी, इसको गोरखनाथ जी के द्वारा दिया गया। और अगर एकदम सामान्य शब्दों में समझना हो तो जो गंगाधर था शक्तिमान में, तो जिस वक्त वो ध्यान करता था और उसके पीठ पर जो चक्र जागृत होते थे, उन्हीं चक्रों के जागरण और अंतिम शून्य चक्र में पहुंचाने की ही जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है षट चक्र भेदन। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। इसके बाद हालांकि मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, ये भी माना जाता है कि जो संत नामदेव हुए महाराष्ट्र में, वो ये कहते थे कि मैं गोरखनाथ का भक्त हूँ। हालांकि गोरखनाथ की रचनाओं से हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसीलिए मैंने यहाँ नोट भी नहीं किया है। रास साहित्य की ओर बढ़ते हैं। रास साहित्य जो कि जैन कवियों के द्वारा लिखा गया। रास साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रास साहित्य के अंतर्गत, क्योंकि अगर हम कंटेंट को देखें तो रास साहित्य बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, लेकिन जो रास साहित्य है वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और विश्वसनीय है। आदिकाल में प्रामाणिकता को लेकर के बहुत बड़ा विवाद रहा है। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं की बात करी, उसमें से अधिकांश रचनाएं तो अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक ही सिद्ध हुई। तो सबसे प्रामाणिक साहित्य रास साहित्य है। रास साहित्य के विषय में सबसे प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया की रचना राजस्थानी भाषा और साहित्य से मिलती है। डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया राजस्थान के उत्कृष्ट साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार हुए और इनकी जो रचनाएं हैं वो राजस्थानी साहित्य पर बेहद उत्कृष्ट रचनाएं हैं। अब मैंने यहाँ पर रास साहित्यों से लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिखी हैं। यानी रास साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋपदारणदास रास माना जाता है, जो कि संस्कृत भाषा का है। लेकिन अपभ्रंश भाषा में पहला ग्रंथ उपदेश रसायन रास, जिसके रचनाकार मैं पहले ही आपको लिखा चुकी हूँ, जिनदत्त सूरी। और हिंदी में लिखा गया पहला रास ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली, जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है। और प्रथम धर्मेत्तर संदेश रासक है, जो कि अब्दुल रहमान या अद्दड़मान की रचना मानी जाती है। और प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रास है। पंच पांडव रास और भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके अलावा बुद्धि रास, शालिभद्र सूरी की रचनाएं हैं, जिनका अध्ययन हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। अब चलते हैं रासो साहित्य की ओर, जहाँ से बेहद प्रश्न बनते हैं, क्योंकि विवादों का काल भले ही कहा गया और विवादों या व्याघातों या अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्तियों का काल रासो साहित्य के कारण ही कहा गया। और प्रश्न भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा रासो साहित्य से ही बनते हैं। तो रासो साहित्य में सबसे पहली बात अगर शैली की बात की जाए तो डिंगल और पिंगल शैलियों में लिखा गया। डिंगल शैली में वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी गई, जबकि श्रृंगार शैली में पिंगल शैली में श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं लिखी गईं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि रासो साहित्य में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य मिलते हैं, जो कि मैंने यहाँ नोट नहीं किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था इसलिए। और अगर पूछ भी लेता है तो पहले ही हम रचनाओं को जो अध्ययन हमने किया है रासो साहित्य की, तो वहाँ मैंने हर रचना के सामने उसका समय और उसका काव्य रूप लिख दिया है। तो वहीं से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो रासो साहित्य में ग्रंथ लिखे गए वो प्रबंध और मुक्तक दोनों थे। इसीलिए मैंने लिखना बार बार उचित नहीं समझा,
क्योंकि एक तरफ तो हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो एक ही चीज़ को बार बार लिखने में या बार बार बताने में समय बर्बाद करने से बचना ही उचित होगा। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर चलते। सबसे पहले चलते हैं खुमार रासों की तरफ। तो खुमार रासों को शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। खुमार रासो पहला रासो ग्रंथ माना जाता है जिसे हिंदी का जय काव्य कहने शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। और खुमार रासो एक बृहद विशाल काव्य माना जाता है जिसमें कितने छंद हैं? कुल 5000 छंद हैं। आगे बढ़ते हैं बीशल देव रासो की तरफ। तो बीशल देव रासो अजमेर के शासक बीशल देव व मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग व पुनर्मिलन का चित्रण किया गया है या उसमें चित्रित है। एक्चुअली असल में होता है क्या कि बीशल देव रासो और राजमती का विवाह हो जाता है, तो सबसे पहले विवाह, लेकिन जो राजमती है उसकी जो भाषा है वो व्यंग्यात्मक शैली की भाषा है और आमतौर में पति पत्नियों की व्यंग्यात्मक भाषा को बर्दाश्त नहीं कर पाते, सह नहीं पाते। तो राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर के राजा चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। ये प्रश्न भी बनता है। बाद में रानी वियोग में रहती है, फिर एक संदेश भेजती है व्यापारी के जरिए, तो संदेश को सुन करके फिर वापस आते हैं बीशल देव जी। और ये भी माना जाता है कि जब बीशल देव उड़ीसा में होते हैं तब राजमती के पिता भोज परमार अपनी बेटी को अपने साथ यानी कि राजमती के मायके ले जाते हैं। और जब राजा लौट आते हैं तब राजमती पुनः अपने भवन में वापस आ जाती है, यानी अजमेर वापस आ जाती है मालवा से, और इसलिए उनके पुनर्मिलन का चित्रण है। बीशल देव रासो 4 खंड में वर्णित है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ, अगला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि राजमती से बीशल देव रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन बीशल देव रासो के द्वारा बीशल देव रासो में मिलता है। 12 मासा वर्णन होता है जब भी कोई नायिका, आमतौर पर नायिका के साथ ही हमें 12 मासा वर्णन मिलता है। नायिका जब अपने नायक से दूर होती है तो वो 12 महीनों में अलग अलग प्रकार से जो अपना विरह लिखती है उसे कहते हैं 12 मासा वर्णन। तो जब बीशल देव चले गए हैं उड़ीसा, तो बीशल देव रासो ग्रंथ में तो ये सूचना मिलती है कि राजमती से बीशल देव रासो रुष्ट होकर 12 साल के लिए चले गए थे, लेकिन शुक्ल जी ने कहा है कि सिर्फ 12 महीने के लिए गए थे, यानी 1 वर्ष की अवधि के लिए गए थे। तो उन 12 महीनों की अलग अलग अवधि में राजमती ने जो अपने वियोग का वर्णन किया है अलग अलग प्रकार से, कि जब सर्दियां हैं तब उसे वियोग कैसे याद आती है, बसंत में कोयल की आवाज़ सुनकर याद आती है, बरसात को देखकर याद आती है, गर्मियों में भीषण गर्मी से किस प्रकार उसका शरीर विरह से जल रहा है, तो वही कहलाता है 12 मासा वर्णन, जो कि हिंदी में हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? बीशल देव रासो में मिलता है। सामान्यतः 12 मासा वर्णन आषाढ़ मास से शुरू होता है, लेकिन बीशल देव रासो में ये कार्तिक मास से शुरू हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलग से शुरू हुआ है, अलग माह से शुरू हुआ है, इसीलिए मैंने नोट भी किया हुआ है। नरपत नाहल जो कि बीशल देव रासो के राइटर हैं, उन्होंने इसे स्त्री रसायन कहा है, और क्योंकि ये श्रृंगार परक ग्रंथ है, वियोग श्रृंगार परक ग्रंथ है, और इसकी नायिका राजमती भी है जिसके इर्द गिर्द ही लगभग ये ग्रंथ घूम रहा है, इसी ने स्वयं नालह जी ने इसे स्त्री रसायन कहा है। शुक्ल जी ने इसे वीरगीत परंपरा की प्रथम रचना माना है, और भगीरथ मिश्र जी ने इसे रासो साहित्य न मान करके रास साहित्य माना है, यानी उन्होंने इसे जैन परंपरा में रखने का प्रयास किया है। किसने? डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने। अगला और बढ़ते हैं हम पृथ्वीराज रासो की तरफ, जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद्रवर्ती जी हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चंद्रवर्ती जी ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा उसमें कुल 69 समय या 69 सर्ग, जिन्हें हम कह सकते हैं 69 अध्याय हैं, जिनका नाम समय है, जिसमें से 61 तो चंद्रवर्ती जी ने पूरे किए और 8 उनके पुत्र जल्लड़ ने पूरे किए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 61 समय ही लिख पाए, तब तक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी का युद्ध मध्य में आ गया। तो चंद्रवर्ती जी अपने राजा और मित्र
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ युद्ध लड़ने के लिए चले गए। और पृथ्वीराज रासो में हमें एक पंक्ति भी मिलती है कि पुस्तक जल्लड़ हस्त दे चल गजनरप कार्य। इन 69 सर्गों में सबसे बड़ा सर्ग या सबसे बड़ा जो समय है वो कनबज युद्ध है और सबसे छोटा समय पद्मावती समय माना जाता है। और इसमें कुल छंदों से मतलब है इसके प्रकार, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कई बार कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। 69 और 68 69 चैप्टर्स यानी अध्याय हैं जिन्हें समय कहा गया है और 68 प्रकार के छंद हैं, जिनमें अगर महत्वपूर्ण छंदों की बात की जाए तो दोहा, त्रोटक, चौपाई, ताटक, सवैया आदि छंद महत्वपूर्ण है, जिनका अधिकांश प्रयोग यानी अधिकतर प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो सबसे पहले जो जेम्स कर्नर टोड थे उन्होंने जब पढ़ा तो इसकी सौंदर्यता पर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने पहले तो इसके कुछ ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसका प्रकाशन शुरू करवा दिया। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि डॉक्टर बुलर को कश्मीर में एक रचना मिल गई जो कि जयानक कवि की थी। उस रचना में संयोगिता हरण का वर्णन नहीं था, जबकि पृथ्वीराज रासो में संयोगिता हरण का वर्णन है। कनवज विजय भी पूरा मिलता है। केवल इसी आधार पर डॉक्टर बुलर ने कह दिया कि ये पूरी की पूरी रचना जाली है, फर्जी है और प्रकाशन को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। प्रकाशन के रुकते ही पूरे हिंदी साहित्य जगत में एक हलचल आई और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर के प्रश्न उठने लगे और राइटर 3 भागों में आलोचक बट गए। कुछ ने अप्रामाणिक माना, कुछ ने अर्ध प्रामाणिक माना और कुछ ने प्रामाणिक माना। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अक्सर पूछ लेता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले राइटर कौन हैं, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले रचनाकार कौन हैं। तो आप यहाँ इनको जरूर नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अप्रामाणिक मानने वाले रचनाकार डॉक्टर बुलर, गौरी शंकर ओझा, देवी प्रसाद और मुरार दान है और शुक्ल जी भी हैं। शुक्ल जी ने तो ये भी कहा है कि पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है, यह पूरा ग्रंथ जाली है। छोटा सा स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में आता है जो कि शुक्ल जी के द्वारा पृथ्वीराज रासो के विषय में दिया गया। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, मुनजिन विजय और अगरचंद नाहर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो ये कहा है कि जहाँ जहाँ सुख सुखी संवाद है वहाँ वहाँ प्रामाणिक है, बाकी जहाँ जहाँ सुख सुखी संवाद नहीं है, ये छेपक है, अलग से जोड़े गए हैं, ये अर्ध प्रामाणिक हैं। और प्रामाणिक मानने वाले मिश्र बंधु कर्नल जेम्स टॉड, ये वही कर्नल जेम्स टॉड है जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, हरिऔध जी और श्याम सुंदर दास और गुलाब राय। तो इनको आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी ने, मैंने आपको पहले ही बताया कि द्विवेदी जी ने कहा था कि जहाँ जहाँ सुख की संवाद है केवल वही पद प्रमाणिक हैं, बाकी अप्रामाणिक ग्रंथ हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने जो लोग कह रहे थे कि अप्रामाणिक है, तो जो समस्या समाधान थी उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई इसमें अगर आप विक्रमी संमत से देखेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि अगर तिथियों की बात की जाए तो तिथियों को लेकर के अप्रामाणिक घोषित होता है, क्योंकि विक्रमी संमत और ईस्वी के मध्य 57 वर्ष का अंतर होता है। लेकिन अगर हम विक्रमी संमत मानकर चलें पृथ्वीराज की तिथियों को, तो भी ये इतिहास से मेल नहीं खाती, ईस्वी से मेल नहीं खाती। तो ऐसी स्थिति में विष्णुलाल पांड्या जी ने कहा कि हम विक्रमी संमत की बजाय अनंत संमत की कल्पना कर लें, क्योंकि विक्रमी संमत और ईस्वी के मध्य 57 ईयर्स का अंतर होता है, जबकि ईस्वी और अनंत संमत के बीच 80 से 90 वर्षों का अंतर होता है। तो उस आधार पर ये प्रामाणिक ग्रंथ साबित होता है। और नरोत्तम स्वामी जी ने इस ग्रंथ को अर्थात पृथ्वीराज रासो को प्रबंध काव्य न मान करके मुक्तक काव्य माना है। उन्होंने कहा कि ये मुक्तक रचना है। और डॉक्टर श्याम नगेंद्र जी ने इसे साल घटना कोश कहा, जबकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी जी ने इसे वीर काव्य कहा है और डॉक्टर दशरथ ओझा जी ने बृहद महाभारत कहा है। इसके बाद बात करते हैं अन्य रासो ग्रंथों की, यानी कि हम्बीर रासो की। तो हम्बीर रासो से
हम्बीर रासों को जिसकी कल्पना ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृत पैंगलम के 8 छंदों को पढ़ करके की। उन्होंने कहा कि अपभ्रंश की अंतिम रचना है, यहीं से अपभ्रंश की समाप्ति मान ली हम्बीर रासो ग्रंथ से। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विजयपाल रासो को रासो साहित्य में स्थान ही नहीं दिया है, जबकि शुक्ल जी ने इसको रासो साहित्य में स्थान दिया है। आगे बढ़ते हैं लौकिक साहित्य की ओर। तो लौकिक साहित्य की अगर बात किया तो उसमें 2 ही रचनाएं मिलती हैं, ढोला मारूरा दूहा और बसंत विलास। तो ढोला मारूरा दूहा में राजकुमार ढोला, जो कि कुशवा या कछवा वंश के राजकुमार माने जाते थे, इनका विवाह बचपन में ही मारवाड़ी से हो जाता है जब ये 3 साल के थे। और मालवाड़ी जिस समय 1.5 वर्ष की थी, लेकिन बड़े होकर के ढोल कुमार भूल जाते हैं कि उनका विवाह हो जाता है और मारवाड़ी को याद होता है। ढोल कुमार का दूसरा विवाह मालवाड़ी से हो जाता है। मारवाड़ी पहली पत्नी है, जबकि मालवाड़ी द्वितीय पत्नी है। तो बाद में जो मालवाड़ी है वो अपना संदेशा कैसे भेजती है, जो गाना वाना गाते हैं उनके ज़रिए। तो फिर राजकुमार ढोला को याद आता है, तो उनका मिलन होता है। तो उनका प्रेम कथा का बेहद करुण वर्णन है। जबकि बसंत विलास में, जिसके कवि अज्ञात हैं, बसंत ऋतु का स्त्रियों के विलासपूर्ण, मतलब स्त्रियों की मन स्थिति या काम इच्छा पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन हमें बसंत विलास के अंतर्गत मिलता है। आगे हम बात कर लेते हैं अमीर खुसरो के विषय में। अमीर खुसरो, जिनके बारे में हमने बहुत सारी जानकारियाँ पहले ले ली थी, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया, उनका मूल नाम अबुल हसन, जन्म स्थान पटियाली या जो कि एटा में है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके थे। तो यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं लिखा है, महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं केवल। हिंदी भाषा में हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग करने का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। और इसकी बात किया तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जो शब्दकोश लिखा, शब्दकोश द्वितीय में इस बात का प्रमाण दिया है कि भाषा के रूप में हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है। हालांकि इन्हें खड़ी बोली का प्रथम प्रयोक्ता और प्रथम कवि माना जाता है और आदिकाल में मनोरंजन साहित्य लिखने वाली एकमात्र कवि थे। और ये तो आम बातें ही होती हैं, आम सी जानकारी है कि इन्होंने 11 राजाओं का शासनकाल देखा, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी थी। और तबला या वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। तो ये सब मैंने यहाँ लिखना और ज़रूरी नहीं समझा, सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है। विद्यापति के विषय में बात कर लेते हैं। विद्यापति जिनकी 14 रचनाएं हैं कुल, और जिसमें से 2 रचनाएं अभट्ट की मानी जाती हैं, और इनकी यही 2 रचनाएं अभट्ट की कल्पना करती हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। जिसमें से कीर्तिलता जो रचना है वो रचना हमें मिल गई है, जिसको यानी वो प्राप्त है, उपलब्ध रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि वो भ्रंग भ्रंगी यानी भ्रमर और भ्रमरी का संवाद के रूप में लिखी गई है। कीर्ति पताका अनुपलब्ध रचना है, लेकिन ये दोनों ही रचना अभट्ट भाषा में लिखी गई हैं। और पदावली जो रचना है वो गीत गोविंद के आधार पर लिखी गई है। गीत गोविंद जो कि जयदेव की रचना है, जिसमें कि अलौकिक प्रेम यानी कि हम कह सकते हैं कि मासल प्रेम का वर्णन किया गया है, दैहिक प्रेम का वर्णन किया गया है। चलिए हाँ बिल्कुल, आगे भी पदावली से ही संबंधित पॉइंट्स हैं। पदावली में शिव की स्तुति यानी जहाँ जहाँ क्योंकि जो विद्यापति जी थे तो बेसिकली मूलतः शैव थे, शिव के भक्त थे, तो उन्होंने जहाँ जहाँ शिव की स्तुति की है उन पदों को नचारी कहा जाता है। पदावली में राधा कृष्ण का लौकिक प्रेम है, ये मैं पहले भी लास्ट क्लास में बता चुकी थी। मैंने पहले ही कहा कि मासल वर्णन है, शरीर के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया गया है राधा कृष्ण के। तो उनके पदों की मादकता को मासल प्रेम के कारण निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पदावली को गाते गाते यानी पदावली के पदों को जब चैतन्य महाप्रभु गाते थे तो भाव विवल हो जाते थे, यानी बेहोश हो जाते थे। विद्यापति, ये पदावली के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ये भी माना जाता है कि जो उनके आश्रयदाता कवि थे और उनकी जो पत्नी थी लखमा सिंह,
लखमा देवी जी, उनका भी कुछ पद मिलते हैं। और जो विद्यापति हैं वो हिंदी के प्रथम गीतकार माने जाते हैं, और हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने के लिए, यानी कृष्ण के ऊपर काव्य लिखने के लिए, कृष्ण के ऊपर कविताएं लिखने का श्रेय जो जाता है वो विद्यापति जी को ही जाता है, क्योंकि कृष्ण काव्य इन्होंने कहाँ लिखा? पदावली में लिखा। और आदिकाल और भक्तिकाल के संधिकाल का कवि कहा जाता है, क्योंकि आदिकाल में जहाँ इन्होंने अभट्ट जैसी भाषाओं को सिद्ध करके कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं की रचना की, संस्कृत में इन्होंने गोरक्ष विजय नाम से एक नाटक लिखा, और अपभ्रंश में भी इनकी रचनाएं, यानी बाकी की रचनाएं इनकी अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचनाएं मानी जाती हैं। तो वहीं पदावली को लिख करके इन्होंने भक्ति परंपरा और कृष्ण को काव्य भक्ति का एक विषय बनाने का श्रेय भी विद्यापति जी को ही माना जाता है। इसीलिए विद्यापति को आदिकाल और भक्तिकाल का संधिकाल कवि कहा जाता है, यानी कि इन्होंने आदिकाल और भक्तिकाल को जोड़ने का काम किया, कड़ी का काम किया। आगे बढ़ते हैं गद्य साहित्य की तरफ, जो कि 4 ही रचनाएं प्राप्त होती हैं। कुबलय माला कहा, जिसमें तत्कालीन भाषा का सुंदर रूप मिलता है, जो कि अघोतन सूरी की रचना है। राउल बेली गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, जो कि शिलांकृत यानी पत्थरों पर लिखा हुआ पाया गया है, जिसकी महत्वपूर्ण नायिका जो राउल नाम की नायिका है। हालांकि इसमें 7 नायिकाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन जो प्रधान नायिका है वो राउल है। इसी जो राउस नाम की है, जिसका तद्भव नाम राउल है, इसीलिए मैंने सिर्फ राउल का ही नाम यहाँ नोट किया है। हालांकि 7 नायिकाओं का वर्णन है, जिनमें प्रधान नायिका राउल है, और 7 भाषाओं के भी शब्दों का हमें समावेश मिलता है इस रचना में। राउल बेल और अन्य नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है। नक्सिक वर्णन का अर्थ है कि पैर के नाखून से लेकर के सिर अर्थात सिर की चोटी तक के अंग प्रत्यंग, यानी एक एक अंग के सौंदर्य का वर्णन करना। और हिंदी में नक्सिक परंपरा का प्रारंभ भी हमें राउल बेली से ही मिलता है। राउल बेली से अक्सर प्रश्न बनता है, राउल बेल किसकी रचना है, या राउल बेल की विधा पूछ लेता है तो चंपू काव्य है, जो कि मैं लास्ट क्लास में बता चुकी थी कि जो गद्य पद्य मिश्रित होता है, यानी कुछ पंक्तियां गद्य की होती हैं और कुछ पंक्तियां पद्य की होती हैं, और ये पत्थरों पर लिखी गई पंक्ति कृति है। और अगली बात करते हैं उक्त वक्त प्रकरण की, जो कि पंडित दामोदर शर्मा जी के द्वारा लिखी गई, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, जो कि इन्होंने अपने आश्रयदाता राजा के पुत्र को ज्ञान देने के लिए लिखा था, उसको पढ़ाने के उद्देश्य से लिखा था। और वर्ण रत्नाकर मैथिली में रचित शब्दकोश है, जिसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो चलिए आदिकाल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं, फिर चाहे वो आदिकाल से संबंधित रहे हों या आपके आदिकाल के बाद में अपभ्रंश साहित्य से संबंधित रहे हों, इसके बाद में सिद्ध साहित्य से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट या फिर नाथ परंपरा से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे हों, जो कि एग्जाम दृष्टि से वन लाइनर के तरीके से रास साहित्य हो, रासो साहित्य हो, या हमारा गद्य साहित्य रहा हो, अपभ्रंश साहित्य हो, अमीर खुसरो, विद्यापति हो, इन सब का अध्ययन हम कर चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके एग्जाम में बहुत उपयोगी रहेंगे। इसी के साथ आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।